नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जयसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने परिवार आवर फैमिली टीचर्स फैमिली जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करेंगे बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है दोस्तों, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 30 प्रश्न रहने वाले हैं, मॉक क्वेश्चन है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे कि आज के सेशन, आज की क्लास में 30 में से आपका स्कोर कितना है। अगर आपके 10 दिन बाद अगर आपकी एग्जाम होता है तो आप अपनी तैयारी जरूर चेक कर सकते हैं। दोस्तों चलिए, कल का जो मॉक क्वेश्चन था आप सभी को पता है, अंतिम प्रश्न हमारा मॉक क्वेश्चन होता है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, कल के प्रैक्टिस सेट का मॉक क्वेश्चन देख लेते हैं। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं अपने परिवार पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिलता रहे। कल का मॉक क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होना, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, या विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, या विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तो बाल विकास का जो आपका सिद्धांत था वह यही है दोस्तों कि विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का पहला प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का, आज के सेशन का, कि जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूप जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह दोस्तों स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत है, बुद्धि का सापेक्ष सिद्धांत है, या थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यता है, या स्पायरमैन जी का कारक है। यानी दोस्तों यह बताना है इसमें से कौन सा सिद्धांत या कारक होगा जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूप को शामिल करता है। तो वह दोस्तों हमारा क्या कहलाएगा, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत कहलाएगा। क्योंकि सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि स्टर्नबर्ग त्रिबुद्धि सिद्धांत या बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत बुद्धि का आधुनिक सिद्धांत माना जाता है। और स्टर्नबर्ग दोस्तों, स्टर्नबर्ग का त्रिबुद्धि या बुद्धि का त्रितंत्र मानव बुद्धि को एक ही क्षमता के बजाय अलग अलग घटकों में तोड़ समझाने का प्रयास करता है। मतलब एक ही क्षमता पर क्या है, बजाय दोस्तों क्या है, उनको अलग अलग घटकों में तोड़कर समझाने का प्रयास करता है। यह आपका कौन सा है, स्टर्नबर्ग का त्रिबुद्धि या बुद्धि का त्रितंत्र मानव बुद्धि का सिद्धांत है। और इसके आपके बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत के प्रवर्तक आपके स्टर्नबर्ग की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न है आज के सेशन का, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे दोस्तों कि अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, संभावित प्रश्न है या आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो हमें एक चीज ध्यान रखना, अभिप्रेरणा चक्र यानी जो हमारा मोटिवेशन का होता है सर्किल, वह बताना। मोटिवेशन सर्किल कि पहले उत्तेजना, फिर प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, उत्तेजना में कमी, या प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उत्तेजना, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी, या आवश्यकता, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, उपलब्धि में कमी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए मोटिवेशन चक्र की बात करेंगे, सर्किल की बात करेंगे। अभिप्रेरणा जो चक्र होता है वह यह दोस्तों होता है कि कोई चीज अगर आपकी आवश्यकता है, टीचर बनना आपकी आवश्यकता है, यहाँ पर कि आपको शिक्षक बनना है, ये अभिप्रेरणा होती है। कोई भी चीज की आपकी आवश्यकता होती तभी उस पर आपकी प्रबल प्रेरणा आती है। जब प्रबल प्रेरणा आएगी तो अंदर से एक इच्छा होती है। 10वीं क्लास का बच्चा होता है, आर्मी में जाना है, रनिंग करना है, तेज बिल्कुल भागता है, दौड़ता है, तैयारी करता है, उसकी आवश्यकता हो जाती है, उसकी प्रबल प्रेरणा हो जाती है। फिर उसके अंदर एक उत्तेजना होता है और उत्तेजना के साथ साथ लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार भी उस तरह करने लगता है, क्योंकि उसको आर्मी में जाना है तो आर्मी की तरह व्यवहार करेगा, फिजिकल सारी चीज़ें, ठीक है। अगर डॉक्टर में जाना है तो सारी चीज़ें तैयारी करेगा, जो भी केमिस्ट्री की ओर, ठीक है, बायोलॉजी की ओर ज़्यादा आकर्षित होगा। फिर इसके बाद उपलब्धि होती है, फिर क्या हो, उत्तेजना में फिर धीरे धीरे जब उपलब्धि आपको मिल जाती है फिर क्या, उत्तेजना में कमी आ जाती है। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा सही, अभिप्रेरणा का चक्रण, ठीक है। मोटिवेशन आपकी जो सर्किल है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे मित्रों कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का हाथ से संबंधित है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे।
सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। हमें एक चीज देखना है कि यहाँ पर पूछा गया पढ़ने में कठिनाई, हमें और कुछ नहीं पता, हमें एक चीज पता है, पढ़ने में कठिनाई में कौन सा होता है, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्पेक्सिया, डिसलेक्सिया। सभी प्यारे मित्र जानते हैं पढ़ने में कठिनाई अर्थात हमारा डिसलेक्सिया हो गया। क्या हो जाए, डिसलेक्सिया होगा। डिसकैलकुलिया गणना संबंधी की बात करेंगे, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी की बात करेंगे। सभी प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी है, सर्वज्ञ है दोस्तों। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी डाउन नहीं करना है दोस्तों, मोरल मोटिवेशन कायम रखना है। अगला प्रश्न है कि कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी बताना है। जी हाँ, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय या स्वस्थ क्लब। ये दोस्तों बहुत बार टीटी एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे कि समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी दोस्तों कौन सी होगी। देखिए, परिवार तो सक्रिय होता है, इको क्लब हो गया, स्वास्थ्य क्लब, ये होते हैं समाजीकरण की सक्रिय एजेंसी, लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय यह क्या कहलाएगा, निष्क्रिय एजेंसी कहला जाएगी दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, दिल से थैंक्स है। जायसवाल सर सभी का नमन करते हैं, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जिसका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। यह 5वां प्रश्न है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की बात करेंगे, मनोविज्ञान, फिजिकोलॉजी के आप जीन पियाजे, जिसे आपको पता है 1 से 2 प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे कि पियाजे जी दोस्तों मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास। सभी प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं। जब भी जीन पियाजे जी की बात करती है, 4 अवस्थाएं इन्होंने दी है। कौन सी अवस्थाएं दी है, वो आपकी दोस्तों संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे जी की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। संवेदी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सभी लोग जानते हैं संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 होती है, ठीक है, और मूर्त जो होती है वह आपकी 7 से 11 होती है, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से आगे होती है। ये प्रश्न आ गया है कई बार। तो देखिए दोस्तों, ऐसी अवस्था जो अमूर्त एवं तार्किक चिंतन है, सभी लोग जानते हैं अमूर्त जब दिया गया सब तो अमूर्त ही आ जाएगा, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहला जाएगी। तो राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है, हर एक क्वेश्चन अटेंड करके जाएं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। अगला प्रश्न है कि कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक उचित उपकरण नहीं होगा। नकारात्मक निगेटिव प्रश्न है कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उचित उपकरण नहीं होगा। प्रदत्त कार्य या असाइनमेंट की बात करेंगे, मौखिक प्रश्न, टर्म टेस्ट या क्विज खेल। आप ये बताइए, जब बच्चों का आप रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, रचना करना यानी क्रिएटिविटी करना, जिससे बच्चे क्या हो, अच्छा लगे, ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं रचनात्मक मूल्यांकन एक उचित उपकरण क्या हो जाएगा। देखिए, आपका मौखिक प्रश्न अगर बच्चों से करते हैं तो क्या उनमें एक क्रिएटिविटी आती है, एक इच्छा होती है, बच्चे खुश होते हैं बताने के लिए, ठीक है, आप पूछने के लिए भी शिक्षक होने के नाते खुश होंगे, ठीक है। टर्म टेस्ट करते हैं, उसमें भी अच्छा होता है, टर्म यानी कि बदल बदल का जो टेस्ट करना। अगर क्विज जो खेल के माध्यम से अगर आप क्वेश्चन करते हैं, क्विज करते हैं, तो ये भी क्या होता है, रचनात्मक मूल्यांकन के उपकरण कहला जाएगा। लेकिन जो असाइनमेंट बात करेंगे, यह प्रदत्त कार्य जो है, यह रचनात्मक मूल्यांकन का उचित उपकरण नहीं माना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है। सभी लोग कमेंट करें, जब बच्चा फेल होता है तो इसका जो है तात्पर्य क्या होगा। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। तो बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, या बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, या बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य ही नहीं है। तो जब बच्चा फेल होता है, इसका तात्पर्य है कि दोस्तों व्यवस्था फेल हो गई है, आपकी व्यवस्था फेल है। क्या हो जाएगा, आपकी व्यवस्था फेल है दोस्तों, इसलिए बच्चा फेल हो रहा है। आप अच्छे तरीके से पढ़ाइए, ठीक है। कमज़ोर कहाँ है उस पर आप लोग देखना है, किस सेगमेंट में, किस स्तर में कमज़ोर है, बच्चा गलती कहाँ कर रहा है, वही सुधारना है। यही पेडागॉजी और यही शिक्षा शास्त्र होता है। इसीलिए कहते हैं शिक्षा शास्त्र द बेस्ट सिलेक्शन पॉइंट होता है। अगर आपने पेडागॉजी तैयारी कर ली, शिक्षा मनोविज्ञान की तैयारी कर ली, सिलेक्शन पाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों।
किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? यानी हमें एक पॉइंट पकड़कर चलना है, सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसका है भैया? किस वैज्ञानिक, किस मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? वर्कल, CL हेल, थर्नडाइक या कोहलर? तो जब भी सुव्यवस्थित व्यवहार की बात करें, आपको हल की तरफ जाना है। सुव्यवस्थित व्यवहार रखना है तो आपको हल अच्छा करना पड़ेगा। सुव्यवस्थित व्यवहार, मैथ्स में, गणित में हल अच्छा करना पड़ेगा। तो सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत क्या हो जाएगा? CL हेल का हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अध्यापक को चाहिए कि सीखने की प्रारंभिक अवस्था में वह बच्चों की अधिक से अधिक सहायता करे एवं अधिक पुनर्बलन प्रदान करे तथा सीखने की अंतिम अवस्था में न्यूनतम सहायता करे। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित होता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। तो अध्यापक को चाहिए कि सीखने की प्रारंभिक अवस्था में वह बच्चों को अधिक से अधिक सहायता करे एवं अधिक पुनर्बलन प्रदान करे तथा सीखने की अंतिम अवस्था में न्यूनतम सहायता करे। तो यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? सभी लोग कमेंट करेंगे। काल्विन, स्किनर, CL हेल या गिलफोर्ड? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? CL हेल ही होगा दोस्तों। ठीक है, इन्होंने हल बताया कि प्रारंभिक अध्यापक को चाहिए कि सीखने की प्रारंभिक अवस्था में बच्चों की अधिक से अधिक सहायता करे। ठीक है, सहायता करना यानी कि बच्चों का हल निकालना, तो CL हेल हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। विलियम वुंट तथा टिचनर किस विचारधारा के प्रवर्तक है? गेस्टाल्ट, व्यवहारवादी, संरचनावादी या ये सभी हो जाएगा? तो विलियम वुंट, और सभी लोग जानते हैं विलियम वुंट और टिचनर के विचारधारा। जब विलियम वुंट की जानते हैं कि ये संरचनावादी हैं, आपके विचारधारा के विलियम वुंट हैं, तो आपके टिचनर भी दोस्तों यह संरचनावादी विचारधारा के प्रवर्तक माने थे। ठीक है, तो विलियम वुंट और टिचनर दो है किस विचारधारा के प्रवर्तक हो जाएंगे? संरचनावादी विचारधारा के हो। अब देखते हैं अगला प्रश्न। समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति होती है। जो बालक बालिकाएं समस्यात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, समाज विरोधी प्रवृत्ति के होते हैं, झगड़ालू, अपराधी, उपरोक्त सभी। तो बालकों में देखिए समस्या आ रही है, यानी बालक कहीं ना कहीं गलती कर रहा है, बालक समाज के विरोध की प्रवृत्ति कर रहा है, बालक समस्यात्मक यानी झगड़ालू प्रवृत्ति का हो सकता है, बालक अपराधी भी हो सकता है। तो अर्थात ये उपरोक्त सभी जो है प्रवृत्ति हो सकते हैं समस्यात्मक बालक के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुआ? जापान, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन? सभी लोग कमेंट करेंगे। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला दोस्तों आपके किस देश में हुआ? तो सभी लोग जानते हैं जर्मनी की बात करेंगे। और कब हुआ था दोस्तों? सभी लोग कमेंट करेंगे। 1979 की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, सॉरी 1879 में, 19 नहीं है दोस्तों, 1879 है। ठीक है, 1879 में, ठीक है, लिपजिंग नाम जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। कब हुई थी? 1879 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे कि व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों? कमेंट बॉक्स खुला हुआ, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, सहयोग करेंगे दोस्तों। सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर एक क्वेश्चन, हर एक सिलेबस, आपका सेशन जो होता है वह दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। तो व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता, मापन, निरीक्षण, दोनों या कोई नहीं? सभी लोग कमेंट करें। व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता हमारी क्या कहलाती है दोस्तों? वह हमारी हो जाएगी मापन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि फ्राइड के मन की तुलना किससे की है? सभी लोग कमेंट करेंगे। आपके जो सिगमंड फ्राइड है दोस्तों, इनके मन की तुलना किससे की है या किससे की गई है? समुद्र में तैरते हुए जहाज से की गई है, समुद्र में तैरते हुए मगरमच्छ से, या समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से, या इन सभी से की गई है? तो जो आपके सिगमंड फ्राइड हैं, इनके मन की तुलना दोस्तों बर्फ से की गई है। किससे की गई है? बहुत बार तो बर्फ से की गई है। तो हमारा क्या आ जाएगा? समुद्र में तैरते हुए हिमखंड। हिमखंड मतलब होता है बर्फी होता है जो समुद्र में तैरता रहता है। तो फ्राइड के मन की तुलना बर्फ से अर्थात समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से की गई है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला कैसी होनी चाहिए? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, शिक्षक बंधु हैं, तो दोस्तों आपकी तैयारी की जो आधारशिला है वह कैसी होनी चाहिए? सभी लोग कमेंट करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान,
पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या की बात करेंगे। तो आप सभी की तैयारी की आधारशिला कैसी होनी चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, समाज नीति विधि में अध्ययन किया जाता है एक समूह की बनावट का अध्ययन, समाज के अमीर वर्ग का अध्ययन या सामाजिक नियमों का अध्ययन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समाज नीति विधि की बात कर रहे हैं। समाज नीति विधि में अध्ययन किसका किया जाता है दोस्तों? इसमें एक समूह की बनावट का अध्ययन, क्योंकि समाज एक समूह होता है। तो समाज नीति विधि में एक समूह की बनावट का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, संभावित प्रश्न है कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति तथा समाज दोनों के कल्याण से है। यह कथन किसका है? कि आधुनिक जो शिक्षा है दोस्तों, इसका संबंध व्यक्ति तथा समाज दोनों के कल्याण से है। यह कथन मॉन्टेसरी का है, फ्रेंडसन का है, ठीक है, डेमविल का है या वाटसन का है। तो सभी प्यारे मित्र कमेंट करें कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति तथा समाज के दोनों से कल्याण से है। कल्याण यानी संबंध मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप। संबंध मतलब क्या होता है? एक फ्रेंडसन होता है, ठीक है, फ्रेंडशिप की बात करेंगे, संबंध अच्छे होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा? फ्रेंडसन की बात करेंगे कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति तथा समाज दोनों के कल्याण से है। यह कथन किसका हो जाएगा? फ्रेंडसन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या दिया गया है? किशोरावस्था की विशेषताओं को सही ढंग से स्पष्ट करने वाला शब्द कौन सा है? परिवर्तन, विकास, समायोजन या उपयुक्त सभी। तो आपके किशोरावस्था की बात कर रहे हैं। 12 से 18 वर्ष का जो स्टेज होता है, उस अवस्था की बात कर रहे हैं कि इनमें विशेषताओं का सही ढंग से स्पष्ट करने वाला जो शब्द होता है वह दोस्तों आपका परिवर्तन कहलाता है। क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? सभी प्यारे मित्र का कमेंट फीडबैक लाजवाब है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। यह कथन किसका है? सभी लोग कमेंट करेंगे। स्वस्थ शरीर में दोस्तों स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। प्लेटो का कथन है, अरस्तु का है, गवर्नर का है या रास का है, गार्नर का है, किसका है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। 30 में से आपका स्कोर क्या है अंत में? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है दोस्तों, ये किसी का नहीं, अरस्तु का कहना है। अरस्तु कहते हैं आपका शरीर स्वस्थ है तो मस्तिष्क भी आप उसमें स्वस्थ निवास करेगा। ठीक है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। नोट्स, पीडीएफ फाइल सब कुछ आपको फ्री में, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात की जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग अब जायसवाल सर को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यानी अपने परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर को आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी प्यारे मित्र वहाँ पे जायसवाल सर से डायरेक्टली मैसेज चैट कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो हम वहाँ पे क्या है कंक्लूजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों 10 महत्वपूर्ण और क्वेश्चन बचे हैं, साथ ही साथ मॉक क्वेश्चन भी करेंगे। शिक्षण का कार्य विद्यार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों के स्तरों का विकास करना है। यह मत है पियाजे जी का, ब्लूम, ब्रूनर या स्किनर की बात करेंगे। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो शिक्षण का कार्य शिक्षार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष के स्तरों का विकास करना है। यह कथन हो जाएगा दोस्तों ब्लूम की बात करेंगे। जी हाँ, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों के स्तरों का विकास ब्लूम की बात करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे कि ज्ञानात्मक शिक्षण के प्रतिपादक आपके स्किनर है, ब्लूम है, ठीक है, एनएल गेज हैं या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए कि ज्ञानात्मक शिक्षण के प्रतिपादक, तो आपको गेज करना है। ठीक है, जी हाँ, ज्ञानात्मक यानी कि ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान से गा भी आता है, अर्थात गेज की बात करेंगे। तो ज्ञानात्मक शिक्षण के प्रतिपादक गेज हो जाएंगे। जी हाँ, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहन कर कर, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर या परीक्षा परिणामों का केंद्रित होकर। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं दोस्तों। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला जो परिवर्तन होता है वह होता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों, सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। पुनर्बलन का सिद्धांत, जो हम विविध का सिद्धांत भी बोलते हैं, किससे संबंधित है? पावलोव से, थॉर्नडाइक का,
सीएल हेल का या स्किनर का। आप लोग बोलते हैं सर पुनर्वलन का सिद्धांत तो हमने पढ़ गया, लेकिन एग्जाम में विविध सिद्धांत पूछ लिया गया तो हम क्या करेंगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं दोस्तों, पुनर्वलन सिद्धांत को विविध सिद्धांत भी बोलते हैं और सभी लोग जानते हैं कि इसके जो संबंधित है आपके सीएल हेल हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा, सीएल हेल की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बात कर रहे हैं दोस्तों, अंतःदर्शन विधि दूसरी विधियों से अपेक्षाकृत पुरानी है, नवीन है, मध्यम है या नवीनतम है। तो अंतःदर्शन विधि दूसरी विधियों की अपेक्षाकृत दोस्तों क्या है, यह हमारी ओल्ड की बात करेंगे, OLD यानी कि पुरानी विधि हो जाएगी। दूसरों विधि की अपेक्षा अंतःदर्शन की बात करें तो यह पुरानी विधि कहला जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को क्या बताया। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे दोस्तों। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को बताया है मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या दोस्तों व्यवहार का विज्ञान की बात करेंगे। आपका रिलेशन क्या है, वह रिलेशन बॉन्डिंग क्या है, आपका व्यवहार दोस्तों क्या है। तो निम्नलिखित में से विलियम वुंट की बात करते हैं, मनोविज्ञान को बताया दोस्तों। इन्होंने मनोविज्ञान का चेतना का विज्ञान बताया है और चेतना के 3 स्तर हैं। सभी लोगों कमेंट किए थे पिछले जो प्रैक्टिस सेट था, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को विजिट कर लीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद सारे आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से पिल्सबरी ने मनोविज्ञान को बताया है चेतना का विज्ञान, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान या मानव व्यवहार का विज्ञान। तो विलियम वुंट ने दोस्तों, ठीक है, मनोविज्ञान को क्या है, चेतना का विज्ञान बताया। लेकिन आपके पिल्सबरी एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने दोस्तों मनोविज्ञान को क्या बोला, मानव व्यवहार का विज्ञान बताया है। जी हाँ, सभी लोग नोट कर लेंगे। 2 प्रश्न और है, लाटेस्ट प्रश्न है दोस्तों। जी हाँ, ध्यानपूर्वक हर एक क्वेश्चन को अटेंड करें कि विलियम वुंट दोस्तों किस प्रकार के मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे। अभी हमने बात किया था पिछले ही प्रैक्टिस सेट में, विलियम वुंट किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक के जनक हैं, प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक के, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक के, तुलनात्मक हो जाएंगे या ये सभी के आपके विलियम वुंट मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, हर एक भाई बहन गृहिणी, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। विलियम वुंट किस प्रकार के मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं दोस्तों, तो सभी लोग जानते हैं विलियम वुंट की बात करते हैं तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मॉक क्वेश्चन आ चुका है। जी हाँ, जिसका मुझे था इंतजार वो मॉक क्वेश्चन है तैयार, अब सभी को 30 ऑफ 30 करना है, सिलेक्शन का रास्ता यहीं से निकलना है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। मॉक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये पावलोव ने मनोविज्ञान के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है दोस्तों, आपके प्रयोगात्मक अनुकूलन का सिद्धांत या चिरसम्मत अनुकूलन का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या दोस्तों सूझ का सिद्धांत। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, क्योंकि पावलोव, जीन पियाजे, कोहलर, थर्नडाइक और इसका जो प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होगा इनका अलग अलग चैप्टर लेकर आएंगे दोस्तों। जी हाँ, आपके मनोविज्ञान के थर्नडाइक, पावलोव, ठीक है, ये सारे हम लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सभी लोग फीडबैक करेंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है। और इस मॉक क्वेश्चन का आंसर हम रिप्लाई भी करेंगे, सभी का कमेंट रीड करेंगे और जो नेक्स्ट इसका प्रैक्टिस सेट आएगा उसका आंसर भी बताया जाएगा। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते ही दोस्तों। आप खुश रहे, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।